बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़खर अब्बास अदी एंड स्टडी अब्रॉड काउंसलर एट वैक्सन कंसल्टेंट्स। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक डार, जो वैक्सन कंसल्टेंट्स के ग्लोबल हेड हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कुछ सवालात यूरोप कंट्रीज़ में फ्री एजुकेशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर डार। वालेकुम सलाम ज़ैदी, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या यूरोप में वाक़ई ही फ्री फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए? जी, बिल्कुल है। ये पहले भी काफ़ी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी चीज़ें जो डिस्कस कर रहे थे, उसमें बहुत से लोग जो है ना वो शायद बड़ा सरप्राइज़ फ़ील करते हैं कि यार ये मास्टर प्रोग्राम फ्री भी होते हैं। तो बिल्कुल मास्टर प्रोग्राम जो है वो यूरोप में फ्री भी हैं, फुली फंडेड भी हैं, ट्यूशन फ्री भी हैं, ज़ीरो ट्यूशन के साथ भी हैं, फुली फंडेड, कुछ पार्शियल फंडिंग के साथ भी हैं। तो बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, मास्टर प्रोग्राम्स एब्सोल्युटली फ्री भी हैं। ठीक है। सर, कौन-कौन सी यूरोपियन कंट्रीज़ में ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं? अ, वैसे तो काफ़ी कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मशहूर ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ हैं स्कॉलरशिप के लिए उनमें जर्मनी है, फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फ़िनलैंड है। अब तो ज़ाहिर है यूके यूरोप का पार्ट नहीं रहा, लेकिन ये है कि यूके के अंदर भी कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो फुली फंडेड भी हैं और ट्यूशन अ, ज़ीरो ट्यूशन के साथ भी। ज़ीरो ट्यूशन। जी। सर, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ से मूव करना चाहते हैं फ्री मास्टर फंडेड स्कॉलरशिप पे? अच्छा, यूजुअली तो ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, लेकिन ये है कि यूजुअली जो मास्टर के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो बैचलर्स का होना ज़रूरी है। बैचलर्स यानी कि अगर आप पाकिस्तान से ग्रेजुएट हैं तो यूजुअली 4 साल का अगर आपके पास बैचलर है, यानी जिसे हम बीएस ऑनर भी कहते हैं, तो आप एलिजिबल होते हैं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट डिपेंड करता है कि आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो मैटर करता है यूरोप में। मास्टर प्रोग्राम में मैटर करता है। फिर अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिश है या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो वो भी साथ मैटर करती है। एक्सपीरियंस प्लस पब्लिकेशन प्लस मास्टर ऑलरेडी जो आपका जॉब के ग्रेजुएशन है, लिए। तो उसके साथ जो है ना मेन यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही होता है। ठीक है। अच्छा सर, मास्टर्स प्रोग्राम ही है कि वो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं? यानी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही किस्म के प्रोग्राम हैं फ्री फंडेड स्कॉलरशिप के लिए? अंडर ग्रेजुएट यूजुअली कम होते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं ना, वो यूजुअली उनकी लोकल लैंग्वेज में होता है। तो इसीलिए वो हमारा वहाँ पे जाना बनता ही नहीं। हाँ, आप इंग्लिश क जब जैसे कि यूके पहले यूरोप में था, तो यूके में आप बीएस के लिए जा सकते थे। लेकिन ये है कि अभी जो है वो स्पेशली अगर आप यूरोप की बात कर रहे हैं, तो यूरोप में हर कंट्री की अपनी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है। तो वो प्राइमरीली जो बीएस तक एजुकेशन है ना, वो उसी लोकल लैंग्वेज में। आप फ्रांस में जाएँगे तो आपको लाज़मी फ्रेंच में करना पड़ेगा कोई भी बीएस है। लेकिन ऑब्वियसली मास्टर प्रोग्राम का आप ज़िक्र करें तो मास्टर प्रोग्राम कंट्रीज़ में इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम भी होते हैं जो कि इंग्लिश में भी होते हैं। इसलिए हमें हमारे बच्चों के लिए वो एक अपॉर्च्युनिटी होती कि वो इन इंग्लिश प्रोग्राम में चले जाएँ। ठीक हो गया। सर, कितना मुश्किल है ये प्रोसेस? अ, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए? देखिए ज़ैदी पहली तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मीट होता है ना, तो एक चैलेंज तो आपका ऑब्वियसली यही होता है कि आप एलिजिबल हैं, आप ग्रेजुएट हैं, साथ आपका कुछ एक्सपीरियंस है, साथ आपने ज़ाहिर है आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो एक रिसर्च प्रोग्राम होता है। यूरोप में मैं आपको बता दूँ, ऑलमोस्ट जितने भी मास्टर प्रोग्राम होते हैं वो रिसर्च प्रोग्राम होते हैं। तो रिसर्च प्रोग्राम के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक इनोवेटिव आइडिया देना होता है जिसे रिसर्च प्रपोज़ल भी कहते हैं। तो वो आपका कितना आप उसमें कितना अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप क्या जो ड्राफ्ट करके दे रहे हैं वाक़ई वो इनोवेटिव आइडिया है। तो इसमें बच्चे समटाइम जो है ना वो कन्फ्यूज़ होते हैं, इसको अच्छा ड्राफ्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर इन केस कोई कर भी लेता है तो फिर नेक्स्ट स्टेप एक एक इंटरव्यू का आता है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप अप्लाई करते हैं, आपकी एप्लीकेशन भी सबमिट हो जाती है। तो इन केस आपका कोई इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू में चैलेंज है। यानी कि एप्लीकेशन के साथ आपने जो बाकी डॉक्यूमेंट्स यूजुअली लगाए जाते हैं, उनमें मोटिवेशन लेटर बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने सीवी कैसा बनाया, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखा है, रिसर्च प्रपोज़ल आपका कैसा है।
तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि आपका इंटरव्यू होना या नहीं हो। वेरी नाइस। तो जब आप इंटरव्यू तक पहुँच जाते हैं तो आपके काफ़ी चैलेंजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर अगला चैलेंज ये होता है कि इंटरव्यू आपने कैसे देना है। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू में हमारे यहाँ बच्चों में उस टैलेंट की शायद कमी नहीं, जो टेक्निकल स्किल्स होती है, टेक्निकल मीन जो उनका नॉलेज होता है। आपने ग्रेजुएशन में फ़र्ज़ करें कुछ साइंस में है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बड़े अच्छे ग्रेड्स, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे उनके। लेकिन ज़ाहिर है इनके जब इंटरव्यू पे जाते हैं तो समटाइम सॉफ्ट स्किल की कमी है, मैंने जो देखा हमारे बच्चों। सॉफ्ट स्किल्स। तो उनकी एक तैयारी होनी चाहिए, एक अच्छे काउंसलर से, एक अच्छे मेंटर से मेरा ख़्याल है कि अगर वो तैयार होके जाएँ तो वो भी चीज़ें हो सकती हैं। और उससे पहले जो मैंने चैलेंज आपको बताया, कवर लेटर कैसे लिखना है, सीवी कैसे ड्राफ्ट करनी है, फिर मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ये काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस है। तो अगर आप इसको बड़े स्मूथ तरीके से लेके चलते हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप स्कॉलरशिप क्रैक कर सकते हैं। स्कॉलरशिप, थैंक यू सो मच सर, आपने ये बताया। अच्छा सर, क्या स्टूडेंट्स जो हैं पहुँच गए वहाँ पे, उनका एडमिशन हो गया, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के या बल्कि सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि उनकी ख्वाहिश होती है कि उधर स्टडी के साथ-साथ वर्क अलाउ है कि नहीं है? ठीक है। जी, स्कॉलरशिप्स के ऊपर भी इन केस आप जाते हैं ना, ज़दी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी सर, ये फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए यानी यूके की जो यूरोप फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए, क्या उसके साथ काम अलाउ वर्क अलाउ होता है स्टूडेंट्स को? जी, बिल्कुल, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ भी आपको काम अलाउ होता है, क्योंकि ये इमिग्रेशन का एक टेक्निकल पॉइंट है, तो आप काम बिल्कुल कर सकते हैं। कंट्री टू कंट्री आवर्स ज़रूर वेरी करते हैं, जो कि 10 यूरोप में 10 आवर से लेके 20 आवर्स की रेंज में आपको अलाउ होता है कि आप काम कर सकें। जिस तरह आप फ्रांस चले जाएँ तो 20 आवर्स वीक में अलाउ होता है। जर्मनी में भी ऑलमोस्ट 20 आवर्स हैं। वेजेस भी यूरोप में वेरी करते हैं, कंट्री टू कंट्री थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो काम होता है, बिल्कुल मिलता है, आप एडिशनल काम कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर वहाँ पे तालीम मुकम्मल होने के बाद स्टूडेंट्स के पास क्या ऑप्शंस रहती हैं कि वो क्या कर सकते हैं? मास्टर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के लिए, उनके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? देखिए, जब आप वहाँ से ग्रेजुएट हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें आपने ग्रेजुएशन में गए हैं, ग्रेजुएट आप हो गए हैं, या आप मास्टर के लिए जाते हैं तो मास्टर आपने कर ली है। उसके बाद आपको मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ जो है ना वो ऑप्शन देते हैं कि आप जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप जॉब के लिए, या कुछ लोग ये होते हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज़ ही वो जॉब क्रैक कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं जॉब। इन केस अगर जॉब नहीं मिलती तो ये वर्क वीज़ा भी ले सकते हैं। जॉब सर्च वीज़ा कई कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वो आप ले सकते हैं। या फिर आप हायर एजुकेशन फर्दर पीएचडी के लिए आप परस्यू कर सकते हैं। आप पीएचडी में जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जॉब है या स्टडी है। मेनली ये 2 ऑप्शंस हैं और ये ईज़िली आप क्रैक कर सकते हैं अगर आपने बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को लेके चलें। आपका रिसर्च प्रोजेक्ट अच्छा रहा है, आपकी इंटर्नशिप अच्छी रही है, तो मेरा ख़्याल है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं यूरोप में। स्पेशली अगर आप देख लें, फ्रांस को देख लें, जर्मनी देख लें, इसी तरह आप नॉर्वे देख लें, स्वीडन देख लें, तो डिपेंड करता है कि आपका एरिया कौन-सा है। तो उसमें आपको ज़रूर फ़र्ज़ करें आप आईटी से हैं, टेक से हैं आप, जर्मनी बेस्ट प्लेस है, आपको आईटी की बहुत जॉब्स हैं। इंजीनियरिंग है, जर्मनी में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। फ्रांस में भी अगर आप जाएँ तो फ्रांस में भी साइंस की बहुत वैल्यू है। तो इसी तरह डिपेंड करता है कि कंट्री टू कंट्री फिर आपने देखना होता है कि क्या स्ट्रेंथ क्या है इस कंट्री की, तो आप उसी तरह एफर्ट करेंगे, तो आपके पास अच्छा करियर ऑप्शंस अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर डाल, ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स। आई होप कि आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ राइट अस इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनिटली वी विल आंसर। थैंक यू।